जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक मेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा वो एचटीटीपी की सिक्योरिटी कुछ हेडर्स के बारे में होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से पहले ही क्लियर कर दूँ कि जो मुझे पता है या फिर जो मेरी नॉलेज है मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा बता दूँ या कुछ चीज़ें मेरे से छूट जाए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ तो सिर्फ आप उतना पढ़ो, आप इसके आगे भी रिसर्च करो, देन आप इसके आगे भी जानने की कोशिश करो कि एक्चुअल में और क्या क्या हेडर्स होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिर से कहता हूँ, कोई से में से बहुत सारे ऐसा कुछ छूट जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका रिसर्च जरूर करना, ठीक है। वाई सिक्योरिटी हेडर्स और इसकी क्यों इतनी जरूरत पड़ती है हमें। हम पढ़ते हैं ओवास टॉप 10 पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें मिटिगेशन एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब इम्प्लीमेंट कर लो, ये कोडिंग चेंज कर लो। सब कोडिंग का ही तो एरर होता है ना। तो तो हेडर में सिक्योरिटी कैसे ऐड करें, ऐड करी जा सकती है एचटीटीपी के केस में। तो आप बस एक हेडर डाल दो और फिर आप किसी आपकी साइट जो है ना सिक्योर हो जाएगी। तो मतलब एक हेडर डालने से ही साइट सिक्योर हो रही है। तो हम इतनी सिक्योरिटी क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, इतना चेन क्यों करते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स मेथड क्यों आए हैं हमारे पास सिक्योरिटी के। देखो, तो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल वे में सिक्योरिटी को आजकल हैंडल किया जाता है। हेडर्स में कई बार हेडर जो होते हैं किसी भी ब्राउज़र में काम नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है, डेप्रिकेटेड हेडर्स आप यूज़ कर रहे हो तो ब्राउज़र वार्निंग देता है। जैसे ब्राउज़र उसी को जिससे ब्राउज़र उसको चलाता नहीं है या एग्जीक्यूट नहीं करता है या समझता नहीं। आपने कई बार देखा होगा कंसोल में बहुत सारे एरर्स होते हैं, वो कुछ अनवांटेड या फिर डेप्रिकेटेड हेडर्स होते हैं ना, जिनके कारण हमारी वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करती है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं हेडर्स क्या होते हैं। इस हेडर्स में जो जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक रिस्पॉन्सिव हेडर है, ठीक है। बहुत टाइप्स के हेडर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो रिस्पॉन्सिव हेडर्स हैं। जब आपने जब आपने ओएसआई मॉडल्स पढ़ा होगा, ठीक है, जब आपने ओएसआई मॉडल्स पढ़ा होगा तो हर एक लेयर में कुछ ना कुछ नए हेडर्स जुड़ते हैं। हेडर में बहुत सी मेटा डाटा होता है, ठीक है। मेटा डाटा डाटा जो है ना, आप मेटा डाटा होता है तो कि जैसे कि हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। हेडर्स में आप भेज सकते हैं कि जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसका लेंथ क्या है, उसका टाइप क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, मतलब उसका सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। इस तरह के बहुत सारे डाटा आता है, ठीक है। उसका एग्जांपल ऐसे जैसे कि आप कोई पार्सल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको छोटा सा, ठीक है। जैसे आपने किसी को आप किसी को पार्सल भेजना चाहते हो, ठीक है। तो आपने उसमें क्या मेंशन कर दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया या फिर उसका मेंशन करोगे, ठीक है। जब आपको पार्सल भेजना है तो आप क्या मेंशन करोगे, सामने वाले का मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, पिन कोड, सिटी, कंट्री, ठीक है। अगर वो आपके पास जीमेल है तो जीमेल ऐड करो। तो मतलब ये एक तरीके का ना सोर्स हो गया कि आप जहाँ भेज रहे हो, जो पार्सल बॉय होगा अगर उसको एड्रेस नहीं मिल रहा तो वो कॉल कर लेगा, ठीक है। तो ये सब है ना आपके पैकेज के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है मेटा डेटा, ठीक है, जो हेडर्स के बीच में भी पाया जाता है। अब हम रिस्पॉन्सिव हेडर के बारे में बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट जब आपने विजिट करेंगे तो उसमें आपका जो ब्राउज़र है, मतलब आप ब्राउज़र के थ्रू वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वेबसाइट है जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है या जो वेब एप्लीकेशन है, उसका जो ऑनर है, ठीक है, कुछ हेडर्स सेट करता है। वो हेडर रिस्पॉन्सिव हेडर कहलाते हैं, जो आपको मिलते हैं फ्रॉम फ्रॉम द साइट। जो ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है उसके रिस्पॉन्स में जो हेडर्स मिलते हैं डाटा के साथ, डाटा हो या ना हो, उसका उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि डाटा आया है हमारे पास या नहीं आया, लेकिन हमारे पास जो हेडर्स आते हैं ना उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव हेडर, ठीक है। कुछ ना कुछ हेडर ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जब हम कोई रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, हमने कई बार देखा होगा कि हमारी रिक्वेस्ट एज अ ब्लैंक आ रही है, मतलब उसमें कोई भी डाटा नहीं है, कोई भी
इमेज नहीं है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन हेडर्स में टैग्स हमारे जो हेडर्स है ना वो बहुत सारे लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं हम रिस्पॉन्सिव हेडर्स। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम ये होता है कि आपका ब्राउज़र कैसे बिहेव करेगा उन वेबसाइट के कॉन्सेप्ट के साथ, वो क्या कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे डाटा के बारे में आपको पता चलेगा तो आपको उससे कैसे जैसे आपको डाटा के बारे में पता चलेगा तो आप उससे कैसे ट्रीट करेंगे, उसका क्या कंटेंट एग्जीक्यूट करना है, क्या नहीं करना है, कनेक्शन के बीच किस कनेक्शन की किस तरह से ट्रीट करना है, वो सब कुछ पता चलता है हेडर से। तो ये ब्राउज़र के लिए कुछ डायरेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसमें रिस्पॉन्सिव हेडर्स में दो ये हो गए रिस्पॉन्सिव हेडर्स। तो अब इसमें सिक्योरिटी हेडर्स के नाम से कुछ हेडर्स भी होते हैं, कुछ ग्रुप्स और हेडर्स हैं जो डेप्रिकेटेड होते हैं, नए आते रहते हैं या कुछ ओल्ड रहते हैं, कुछ नए आते हैं, मतलब डेप्रिकेटेड मतलब फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हम एक मोस्टली इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। मैं फिर से अगेन वो रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेरे से कुछ छूट रहा है तो आप फिर भी उसके बारे में रिसर्च करना, ठीक है। तो सिक्योरिटी हेडर्स का काम ये है कि इन केस ऑफ अनटेक इन केस ऑफ ऑफेंस सिस्टम, मतलब अगर आपकी किसी भी कारण से आपकी जो सिक्योरिटी वो ऑफेंस होती है, ठीक है। इवेंट मतलब अगर एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको तो पता ही होगा, आपने जाना होगा जब वेबसाइट खुलती है तो अगर कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सेस एग्जीक्यूट हो जा एक्सेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, क्लिक जैकिंग होती है, और भी बहुत सारी अटैक्स होते हैं जो किसी भी टाइप का कोड इंजेक्शन हो क्लाइंट साइड पे, ठीक है। तो मोस्टली क्लाइंट साइड के अटैक्स को रोका जा सकता है ये सिक्योरिटी हेडर्स डाल के। कुछ सर्वर साइड अटैक्स हो सकते हैं जो हम कुछ हद तक इन सिक्योरिटी हेडर से प्रिवेंट करें, कुछ हद तक, मतलब मोस्टली नहीं हम रोक सकते बट कुछ हद तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पेन बैकग्राउंड से, अगर आप बग बाउंटी बैकग्राउंड से, तो आपको ये चीज़ जानना भी जरूरी होता है कि कौन से ऐसे हेडर्स है जिनके कारण हमारा पेलोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, हमारी फाइल अपलोड नहीं हो रही है। मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हेडर्स होते हैं ना जिन्हें आपको जानना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलपर्स ही जाने, ठीक है, कि ये हेडर्स क्या होते हैं, आपको भी जानना है इसकी जरूरत। लेकिन आगे हम बात करते हैं, लेकिन कंप्लीट सिक्योरिटी इस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। कंप्लीटली सिक्योरिटी इस पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ लॉ हैंगिंग एंड सिक्योरिटी को प्रिवेंट करता है। मतलब लॉ हैंगिंग मतलब वो होता है ना ऐसे कि HTML इंजेक्शन बोल रहा हूँ, क्लिक जैकिंग हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ लॉ हैंगिंग्स को प्रिवेंट करता है। ये होती है सिक्योरिटी हेडर्स के कॉन्सेप्ट। आप मैंने सिक्योरिटी हेडर्स का कुछ रिसर्च करी है, दिन कुछ पढ़ा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले HSTS के बारे में। HSTS के बारे में आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये होता है स्ट्रिक्ट ट्रांसफर सिक्योरिटी, ठीक है। HSTS होता है स्ट्रिक्ट ट्रांसफर सिक्योरिटी। ये आपने सुना ही होगा क्योंकि या फिर आपने सुना होगा SSL, ठीक है। SSL के बारे में आपने जरूर सुना होगा क्योंकि एक पुरानी कहानी है, एक पुराना एक्सप्लॉइट है। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आज से 6 7 साल पहले की एक टूल था, ठीक है, बहुत फेमस टूल था जिसे हम कहते थे SSL ट्रिप के नाम से, बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। जो ज़्यादातर इसका जो काम होता था ना, क्या कहते हैं इसको, वो क्या करता था, जो सिक्योर वेबसाइट है उनका जो कनेक्शन है उनको डाउनग्रेड करता था HTTP से HTTP पे लाता था, सॉरी, कम्युनिकेशन को ले आता था। और फिर जो भी कम्युनिकेशन होता था फिर वो प्लेन टेक्स्ट में होता था। मतलब जैसे कि HTTPS हमको मालूम है सिक्योर एक हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है, ठीक है। उसको HTTP पे लेके आता था, एंड जो हमारा एनक्रिप्टेड फॉर्म में जो मैसेज आता था वो डिक्रिप्ट हो जाता था। मतलब एक तरह का, हाँ, बोल सकते हो कि आप डिक्रिप्ट हो, वो पहले के टाइम पे वही कहते हैं कि डिक्रिप्ट हो जाता था, वो प्लेन टेक्स्ट में जाता था। अगर उन क्या कहते हैं, मैन एक तरह से कह सकते हैं मैन इन द मिडिल अटैक्स, ठीक है। तो ये आप
ये आपकी हेल्प करेगा, आपकी सारी डिटेल्स, कुकीज़ जो आप फैच करते हो, डाटा फैच करते हो जो डाटा के साथ जा रहा होता है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। किसी भी क्लाइंट आप किसी भी क्लाइंट का देख सकते हो, ठीक है। पहले ज़माने में चैन बनते थे, ठीक है। चैन मतलब इस एक अटैक किया, उस अटैक से आगे हमने अटैक किया, देन मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करने के लिए हम एक से एक अटैक करते रहते थे, ठीक है। तो चैनिंग होकर अटैक करते थे। जैसे ये एस एस एल स्ट्रिप करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, आर पॉइजनिंग या डीएनएस पॉइजनिंग करते थे। फिर मैन इन द मिडिल अटैक के लिए का सेटअप करते थे। फिर एस एस एल स्ट्रिप लगाकर डिफेक्ट डिफर्ट नेट लगाते थे। डिफर्ट नेट एक टूल होता था, ठीक है। डिफर्ट नेट लगाते थे जिससे जिससे इसमें हम इमेज स्निफ जिससे हमारी इमेज स्निफ होती थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूल्स एक साथ यूज़ करते थे। एसएसएल ट्रिप नाम का ये एक टूल था। एसएसएल नाम का एक ये टूल था जो ये काम करता था इन सबको मिलाकर, एचटीटीपी कनेक्शन को, एचटीटीपीएस को एचटीटीपी में डाउनग्रेड करता था। उसका ये मतलब होता है कि एचटीटीपी कम्युनिकेशन को एक तरीके से अनसिक्योर कर देता था, ठीक है। तो एचटीटीपी कम्युनिकेशन क्या होता है आप जानते हैं। रॉ एचटीटीपी अगर आपका ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है तो जो रिस्पॉन्स में है ना वो आपको रॉ एचटीटीपी कनेक्शन में आ रहा है, तो मतलब ये आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमारे हैंड से भी रॉ में जा रहा है और उसके हैंड से भी रॉ में आ रहा है। तो हमारा जो एचटीटीपी कम्युनिकेशन है ना वो सिक्योर नहीं होता, वो प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस आपके नेटवर्क में है तो आप इसका आपको वो ईव ड्रॉप कर सकता है। ईव ड्रॉप करके वो आपकी जो बातचीत है या फिर जो ट्रांजेक्शन है, मतलब बीच की सारी की सारी वो आपको डिटेल्स ले सकता है। उसे कहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे एक इमेज दिखा रही है, विक्टिम का सिस्टम है और यहाँ एसएसएल इंक्रिप्शन है। तो ये क्या करता था, तो एचटीटीपी की जो हमारी एचटीटीपीएस है, ठीक है, यहाँ से सर्वर से हमारा एचटीटीपीएस आ रहा, तो ये डाउनग्रेड करता था उसको। देन डाउनग्रेड करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स को देखता था, देन उसको पास करता था विक्टिम के पास। तो उसके बीच में जो भी इसने आदान प्रदान, मतलब जो भी डाटा लेन देन हुआ इनका, तो वो इसने पूरा का पूरा देख लिया। थर्ड पार्टी सर्विस अगर हमारे नेटवर्क में है तो वो देख सकती है। इसको कहते हैं एसएसएल ट्रैप की वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो आगे तो ये एक कनेक्शन को इन्फोर्स या जानबूझ के फोर्स करते थे एचटीटीपीएस में, ताकि आपका जो कनेक्शन है ना वो प्लेन टेक्स्ट में हो सके। और डाउनग्रेड करके अटैक जो एसएसएल ट्रिप और उसके भी काम, एसएसएल ट्रिप का भी काम था ये, ठीक है। तो अब डाउनग्रेड नहीं हो सकता आपके टाइम पे ना, ये डाउनग्रेड नहीं हो सकता क्योंकि है ना ऐसे जो हमारा जब से हमारा एच एस टी एस आ गया ना, ठीक है, तो ये डाउनग्रेड नहीं होता। लेकिन आप इसे भी बाईपास किया जा सकता है अगर आपके ब्राउजर में डिसेबल करेंगे तो, क्योंकि है ना एच एस टी एस का ना एक फंक्शन होता है जो ब्राउजर के अंदर होता है। आप अगर अपने ब्राउजर में इसे डिसेबल कर दो तो ये आपका जो ब्राउजर है ना फोर्सफुली उसको ट्राई करेगा एच टी टी पी पे लाने, एच टी टी पी एस से एच टी टी पी पे लाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी ये बाईपास किया जा सकता है, बहुत सारे केसेस में होता है, ठीक है। अगर सर बहुत सारे केसेस में होता है अगर सर्वर में कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, तो आपका जो एच एस टी एस है ना वो भी बाईपास किया जा सकता है। आज की डेट पर होता है लेकिन कम केसेस में होता है। तो किसी भी इम्प्लीमेंट किसी भी इम्प्लीमेंट करना, इसे इम्प्लीमेंट करना ना बहुत रिकमेंडेड है कि आपको एच एस टी एस तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि है ना आजकल की साइट जो हमारा ब्राउज़र आपने देखा होगा जो एच टी टी पी एस है, वो एकदम प्रॉपर लोड होती है। जो हमारी एच टी टी पी है, ठीक है, वहाँ पे वार्निंग शो कराता है कि पहले आप जाओ सेफ सिक्योर पे क्लिक करो, देन आपकी वेबसाइट लोड होगी, ठीक है। तो ऐसा हमें वार्निंग ब्राउज़र देता है। अब दूसरे हेडर्स पे आते हैं और ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडर्स है, ठीक है। इसका नाम है सी एस पी, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, देखो, आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट पर हम वेब एप्लीकेशन, हर वेब एप्लीकेशन, हर यूआरएल का मतलब एक यूआरएल है। यहाँ पर रिक्वेस्ट में, यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, एच टी टी पी एग्जाम एच टी टी पी कॉलर डबल ब्लैक स्पेस एग्जाम्पल डॉट कॉम असिस्ट जे एस फाइल डॉट जी एस, ठीक है। ये एक यूआरएल है, ये एक रिक्वेस्ट को लोड कर रहा है जो इस एड्रेस पर होगा। रिसोर्सेज आप उस पर
आप उसके पास आएंगे, आपका ब्राउज़र में आप दिखेगा, वो रेंडर वर्जन दिखेगा, मतलब वो आपको यहाँ पे शो कराएगा, वेबसाइट पे जो जेएस होगी वो यहाँ पे जेएस फाइल शो हो जाएगी, ठीक है। या तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप उसे व्यू सोर्स करके देख सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि जेएस फाइल कहाँ है, तो आप इसका सोर्स कोड देखो, या फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, या फिर व्यू सोर्स करके देखो, डिपेंड करता है आपके ब्राउजर में क्या क्या फंक्शनलिटी है, ठीक है। अ, तो वह एक वहाँ पर आप एक सोर्स कोड देख सकते हैं। सोर्स कोड में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, आपने देखा होगा। अ, उम, आपने देखा होगा वहाँ पे एक हेडर टैग्स होते हैं, बहुत सारे हेडर्स है उसके अंदर ना, बहुत सारे हेडर्स टैग भी होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट एसआरसी, ठीक है, स्क्रिप्ट एसआरसी करके उसके अंदर स्क्रिप्ट एसआरसी लिखा होता है, देन उसके बाद कुछ लिंक्स होती हैं जो कॉल होती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हेडर्स होते हैं, उनमें लिंक्स होते हैं, उनमें सोर्सेज होते हैं। उनका मतलब क्या होता है कि आपकी जो सोर्स कोड है वो बहुत सारे जगह से कनेक्ट हो रही है, या फिर डाटा फैच कर रही है, ठीक है। क्योंकि मतलब कि क्या क्या होता है कि हमारी वेबसाइट जो बनी हुई है वो प्रॉपर हमारे होस्टिंग पे होस्ट तो है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज है वो गूगल से कॉल कर रही है, कुछ थर्ड पार्टी सर्विस, कुछ थर्ड पार्टी चीज़ें वो कहीं अनदर जगह से कॉल कर रही है, तो वो एक टैग्स के अंदर डिफाइन होती है। ये कॉन्सेप्ट जो भी है ना वो लोड करता है, ठीक है। जहाँ से आपने लोड किया, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, इनसिक्योर करते हो कि आप सबसे पहले सिक्योर इंश्योर करते हो कि जो वेबसाइट जो हम जहाँ से थर्ड पार्टी सर्विस ले रहे हैं, जहाँ से हम हमारा डाटा फैच हो रहा है, वो सिक्योर है नहीं, ठीक है। अगर आपने ये देखा नहीं है कि वो सिक्योर है नहीं, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीएसपी हेडर की। क्योंकि क्योंकि एक अटैक होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है, ये उसको प्रिवेंट करने में सबसे ज़्यादा काम आता है। उसमें क्या होता है कि अटैकर एक सर्वर जोड़ देता है, उसे जिसमें उसका कोड होता है, उसमें उसका कुछ कस्टम कोड होता है, ठीक है, जो जो कोई भी क्लाइंट खोलेगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसे उससे ही बचने के लिए सीएसपी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि मान लो हमारे पास एक मॉलिशियस डॉट कॉम एसिस्ट जी एस डॉट जावा, ये जी एस एक्सेस डॉट जी एस अगर मैं आप किसी को दूंगा, और ये जो एक्सेस डॉट जी एस अगर कोई इसको खोलेगा, तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके ब्राउजर में एक्सेस का अटैक। तो यहाँ पर अपने डायग्राम पे देखो, एक रिक्वेस्ट मैंने ये एग्जाम्पल डॉट कॉम असिस्ट जी एस फाइल डॉट जी एस, ठीक है। तो मेरे को ये फाइल डॉट जी एस मेरे को चाहिए, वहाँ पर जो कनेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे जो कनेक्शन है, वहाँ एक हेडर है, एक हेडर आया कंटेंट, ये यहाँ पे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी डिफॉल्ट एस आर सी http://www.example.com। मतलब जब मैंने इससे फर्स्ट क्वेरी करी, ठीक, जब मेरा पहला गया, तो यहाँ पे इसने मेरे को एक हेडर दिया, ठीक है, हेडर मेरे को सेट कर दिया डिफॉल्ट एसआरसी। मतलब मेरे जब भी मैं क्वेरीज करूँगा वो कहाँ से होगी, example.com से। अगर ये कहीं और example.com के अलावा अगर कहीं और से आती है, तो ये उसे ब्लॉक कर देगा। मतलब अगर मैं इसमें फिर से क्वेरी करता हूँ http example.com assist css file.css, अब मेरे को file.css चाहिए, उसने वो भी क्वेरी कर दी, ठीक है। अब वो क्यों कर दी, क्योंकि ये तो आया था ना एग्जाम्पल डॉट, यहाँ पे जो डिफॉल्ट एस आर सी सेट है सी एस पी सिक्योरिटी पॉलिसी, वो भी तो एग्जाम्पल डॉट कॉम ही है, और मेरी जो रिक्वेस्ट आई थी वो भी एग्जाम्पल डॉट कॉम चाहिए थी। बट जब मैंने एक और अनदर क्वेरी करी एच टी टी पी मॉलिशियस डॉट कॉम असिस्ट जी एस एक्सेस डॉट जी एस, तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक क्यों करा, सी एस पी के रीजन। मान लो मैंने एक साइट बाइंड करी है, साइट में मैंने वहाँ पे जो एक उसके व्यू सोर्स में ना, जब एक ये वाली लिंक ऐड कर दी, ठीक है, जीएस फाइल जो लोड कर रही है ना, वो एक मॉलिशियस सर्वर से करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अगर कोई भी एग्जाम्पल डॉट कॉम के बाहर से आएगी, तो वो इसे ब्लॉक कर देगा। ऐसे ही इसने मॉलिशियस डॉट कॉम को ब्लॉक किया, क्योंकि ये एक है ना अनदर कोई डोमेन है, ठीक है, जो एक्सेस डॉट जे एस फाइल फैच करना चाहता था,
तो वो फैच नहीं होगा। अगर नॉर्मल केस में जब ये हेडर नहीं होता तो ये फैच हो जाता, क्योंकि एग्जीक्यूट हो जाता है या फैच हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक हेडर है तो ये फैच नहीं होगा, ये ज़्यादातर ब्लॉक कर देगा से, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर अभी के टाइम पे यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। जब मैं एग्जाम्पल डॉट कॉम मैंने ऐड करा, CSS फाइल ऐड करी और यहाँ पे access.js ऐड करा, ठीक है। अगर हमारे पे जब CSP नहीं था तब तक ये तो प्रॉपर एक्सप्लॉइट हो सकता है, ठीक है। अब जब से ये CSP आया, ठीक है, तब से ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करने लग गया कि यार ये तो कोई थर्ड पार्टी है जो मैंने वाइट लिस्टेड की। क्या होता है ना, CSP के अंदर हम वाइट लिस्टेड कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से थर्ड पार्टी सर्विसेज से डाटा फैच करना है, ठीक है। सिर्फ वहीं से हो और बाकी जगह से जो होगा वो ब्लॉक कर देगा। इससे है ना बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट हो गई है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्लिक जैकिंग या आई फ्रेम की कोई भी आप इसको ना कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ से लोड होना चाहिए और कहाँ से नहीं होना चाहिए। HTML इंजेक्शन, इट इज़ बहुत सारे ना CSP प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये है आप, ये आपका कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी मतलब कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का CSP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़ते रहना आगे चलकर काम आएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आजकल है ना ज़्यादातर यूज़ में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम एक्स नेक्स्ट आते हैं हम एक्स टाइप कंटेंट कंटेंट एक्स टाइप एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन। ये भी एक हेडर है, ठीक है। ये भी एक रिस्पॉन्सिव हेडर है। कोई भी अगर आपके कंटेंट, अगर आपका कोई भी पेज खोलना, अगर आप किसी भी वेब का पेज खोलना हो तो उस वेब पेज का जो बॉडी होता है, किसी भी टाइप का कंटेंट दिखाता है। मतलब आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, मतलब आप कोई पेज खोल रहे हो, तो वो जो कंटेंट दिखाता है या भेज रहा है, वो कंटेंट हेडर बताता है कि आपको क्या देखना चाहिए, या मतलब वो क्या भेज रहा है, क्या लेके आ रहा है, मतलब वो वहाँ हेडर में बताता है कि आपको क्या देखना चाहिए। और वो चेंज होता है, ठीक है। वो एडमिन उसको, जो वेबसाइट का ऑनर होगा या वेबसाइट का एडमिन होगा, वो चेंज कर सकता है। अब ये हेडर क्या होता, आपने देखा होगा इस टाइप के जो बग निकलते हैं ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक फाइल अपलोड करना है, ठीक है, साइट पे, ठीक है। अब मुझे सिर्फ अपलोड का ऑप्शन, इमेज अपलोड का ऑप्शन मिला है, ठीक है। तो वहाँ मेरे को वहाँ कोई भी कंटेंट टाइप अपलोड कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मुझे मुझे कुछ अपलोड करना है साइट पे, तो मुझे सिर्फ अपलोड का ऑप्शन मिलता है, तो मैं वहाँ मैं कोई और कंटेंट अपलोड कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास सिर्फ इमेज अपलोड का ऑप्शन है, और मैं क्या वहाँ इमेज के अलावा कोई कंटेंट अपलोड कर सकता हूँ क्या? तो मतलब मुझे मॉलिशियस स्क्रिप्ट अपलोड करनी है, एक्सेसेस वाली, ठीक है। मतलब आपके बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। आपको मुझे वो अपलोड करनी है, तो क्या वो मैं करूँगा, कैसे करूँगा? और ऑप्शन मेरे पास है सिर्फ इमेज अपलोड करने का। तो मैं तो मैं अम, किस टाइप किस टाइप से अपलोड करूँगा, मतलब कंटेंट टाइप क्या होगा, तो मैं वो स्निफ कर सकता हूँ। मतलब मतलब अभी के केस में ये सोच लो कि कुछ अपलोड करना है, ठीक है। आपको इमेज अपलोड की जो आपको सर्वर से परमिशन है, वो सिर्फ इमेज अपलोड करने की परमिशन है। तो हम्म, आप इमेज डालोगे तो, जैसे कि आपके पास सिर्फ इमेज अपलोड करने की परमिशन है, तो आप इमेज डालोगे तो वो अलाउ करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, या फिर उसे सक्सेसफुली अपलोड करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप कोई स्क्रिप्ट अपलोड करोगे या कोई PHP फाइल अपलोड करोगे, तो वो आपको अपलोड नहीं करने देगा, या फिर अपलोड हो जाएगी तो वो शो नहीं कराएगी, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगी। आपने ना ऐसे मान लो आपने एक स्क्रिप्ट डाल दी, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या कहते हैं उसे, इंटरसेप्ट कर ली, ठीक है। मान लेते हैं उसमें आपने कुछ चेंज करना पड़ गया, आपने कंटेंट टाइप को चेंज करा, ठीक है। कंटेंट टाइप क्या है? कंटेंट टाइप
आपका कंटेंट के हिसाब से सेट होता है। मतलब आपके पास अपलोड की जो फंक्शनलिटी है, ठीक है, आपने वहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो, तो आपने क्या किया, आपने वहाँ पे जेएस फाइल अपलोड कर दी, ठीक है। तो वहाँ पे कंटेंट टाइप यहाँ लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो कंटेंट टाइप क्या है हमारा, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे एचटीएमएल अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो लोड कर रहा है ना वो एचटीएमएल लोड कर रहा है, बट यहाँ पे मान लो एक ये अपलोड की फंक्शनलिटी है, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारी लिंक्स होगी, अपलोड की लाइन होगी, ठीक है, पाथ होगा। और कंटेंट टाइप क्या हमने यहाँ पे इमेज टेक्स्ट इमेज स्लैश जेपीईजी है, ठीक है, या पीएनजी है, कुछ भी एग्जांपल के सपोज कर लो। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने जेएस डाला, ठीक है, तो उसने डिटेक्ट कर लिया टेस्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, या फिर मैंने एचटीएमएल अपलोड किया तो टेस्ट स्लैश एचटीएमएल हो गया, ठीक है। तो वो कंटेंट के हिसाब से सेट होता है। जैसे कंटेंट में आपकी स्क्रिप्ट है तो वो टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट हो गया, तो आपको उसे चेंज करना होगा। जब आपके पास इमेज की अपलोड की फंक्शनलिटी है, तो आप वहाँ कोई जेएस फाइल अपलोड कर रहे हो या फिर मॉलिशियस कोई स्क्रिप्ट अपलोड कर रहे हो, तो आपको वहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंटेंट टाइप है ना वो डिटेक्ट कर लेता है। तो आप वहाँ चेंज करो इमेज स्लैश जेपीजी या इमेज स्लैश जेपीईजी में। ये करने से, जब इमेज स्लैश जेपीईजी में ये करने से कई बार है ना सर्वर ट्रिक हो सकता है, मतलब उसको पता नहीं चलता, ठीक है। नो स्निप है, यहाँ देखो एक्स कंटेंट टाइप है ना, ये एक्स कंटेंट टाइप ऑप्शन इक्वल नो स्निप, ठीक है। तो नो स्निप होता है कि वो चेक नहीं करेगा कि वो क्या है क्या नहीं है, वो सीधा सर्वर पे ले जाएगा, स्टोर करा देगा फाइल को, ठीक है। तो इसमें ना कई बार सर्वर ट्रिकी हो जाता है, मतलब सर्वर पे जाके वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इससे फाइल अपलोड की वर्नेबिलिटीज को हम बाईपास कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं ना जो हमारे काम आता है। तो ठीक है, तो अगर आपको ये अपलोड हो गया तो सर्वर तो वो सर्वर में जाकर कहीं भी स्टोर हो जाएगा, जो भी उसका फाइल सिस्टम होगा, जहाँ भी उसका फाइल सिस्टम होगा तो स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ब्राउजर उस कंटेंट को ट्रीट कैसे करेगा, उस इमेज को ट्रीट कैसे करेगा, जावास्क्रिप्ट की तरह करेगा या टेक्स्ट एचटीएमएल की तरह करेगा, तो वो हमारे जो ब्राउजर को पता चलता है कंटेंट टाइप से कि वो कंटेंट टाइप क्या है, ठीक है। वो कंटेंट टाइप की तरह उसे ट्रीट करेगा। अभी हमने तो उसको स्लैश इमेज स्लैश जेपीईजी बोला, तो वो हमारी जावास्क्रिप्ट को जेपीईजी में ले गया और अंदर जाके वहाँ वो ओपन वो जब फाइल एनालाइज होगी देन वहां पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमें क्या पता एक्सेस देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर मान लो कि कंटेंट टाइप एज अ एचटीएमएल की तरह है, एचटीएमएल की तरह ही ट्रीट होगा। वो आपने अगर जावास्क्रिप्ट डाला होगा तो जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट होगा। डिपेंड करता है वो आप डाल कौन सी फाइल रहे हो उसके हिसाब से। मतलब जो एक्स कंटेंट टाइप है ना वो हमारे कंटेंट को डिटेक्ट करता है, देन उसके हिसाब से उसे ट्रीट करता है कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि ये इन फ्यूचर काम आती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, आगे की बात हम कल करेंगे।